नमस्कार दोस्तों, डीएमटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस का पोर्शन का हम अध्ययन करेंगे। और जीएस का पोर्शन आपको तो पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में कितना इंपॉर्टेंट है। और ये जो पब्लिश किया गया है RAA द्वारा पब्लिश किया गया है, तो आपको तो पता ही होगा कि बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि इसमें वही चीज़ इसमें राइट किया गया है, वही चीज़ लिखा गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो उन्हीं सारे क्वेश्चनों को इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और सामान्य विज्ञान को आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कवर कराएंगे। और जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपका इससे क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा इस बुक से। और ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए ये स्पेशल, क्योंकि ये सामान्य अध्ययन इसमें लिखा भी है, सामान्य अध्ययन उसी GK GS का ही स्पेशल है, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए स्पेशल है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सामान्य विज्ञान को कवर करेंगे पहले, उसके बाद एक एक चैप्टर को हम कवर करेंगे। अगर आप कमेंट में बताएंगे, हम पूरे इसमें दिखाते हैं आपको, पूरा इसमें वीडियो भारतीय इतिहास हो गया, भारतीय संविधान हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गई, ये जितने भी टॉपिक हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, ज़्यादा नहीं, ये 10 जो अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं ये 10 तक तो हम लाइन बाई लाइन करा देंगे, एक ही वीडियो में पूरा करा देंगे हम, नहीं एक ही वीडियो में एक एक अलग अलग करके बना देंगे। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं इनको भी हम क्या कर देंगे, लाइन बाय लाइन करके कवर कर देंगे, अगर आप कमेंट में बताएंगे तो। ठीक है, आपको ये वीडियो चाहिए कि नहीं। तो चलिए हम क्या करेंगे, सामान्य विज्ञान, पहले हम सामान्य विज्ञान को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर। अब हमने सामान्य विज्ञान का टॉपिक निकाल लिया है, सामान्य विज्ञान का चैप्टर निकाल लिया है। और सामान्य विज्ञान के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम में आने वाले के ज़्यादा चांसेस है, उन सारे क्वेश्चन को हम जरूर कवर करेंगे। और जो थोड़ा कम आने के चांसेस है उनको हम कवर नहीं करेंगे। वैसे में जितना भी इसमें टाइप वाइज जो भी टॉपिक लिखा गया है वो एकदम छाट के इसमें लिखा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिखा गया है, तो सारे इंपॉर्टेंट है देखा जाए, लेकिन हम इसमें भी छाटेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। पहले हम मापन से स्टार्ट करेंगे, मापन से स्टार्ट करेंगे। और ये भौतिक विज्ञान पहले पोर्शन चल रहा है, ठीक है ना। तो मापन में देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है पहला क्वेश्चन, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता किससे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, आपको ऐसे याद करना है, प्रकाश की तीव्रता किससे मापते हैं, तो लक्सीमीटर या ल्यूसीमीटर से, लक्सीमीटर या ल्यूसीमीटर, हमारे साथ बोलते चलिए तो आपका भी तैयार होगा। फिर आप अगर मान के चलिए आप खाली समय कहीं बैठे हैं तो मेरे वीडियो को आप देख सकते हैं, आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सारा जो कंटेंट है मैं अपने पास से नहीं दे रहा हूँ आपको, तो मैं किताब में कहीं रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप एकदम किताब में क्या एकदम अच्छा चीज़ रिवीजन कर रहे हैं, तो आराम से आप देखिए पूरा एंड तक वीडियो को। कमेंट में और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अब आपका यहाँ पे दूसरा जो हेडिंग है, दूसरा टॉपिक है, दूसरा पॉइंट है, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम आ जाएंगे तीसरे पॉइंट पे, रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक है, तो आपको पता ही होगा, पूरक मात्रक का। ठीक है, अब हम आ जाएंगे, 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है ना, आपको ये पता होना चाहिए। संवेग किसका माप है, तो गति की मात्रा का। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएंगे, कोणीय विस्थापन की मात्रा क्या है, तो रेडियन होता है। फिर यहाँ पे समतल कोण, घन कोण किस प्रकार की राशियाँ हैं, तो पूरक राशियाँ हैं। ठीक है, ये आपको जितना भी इसमें क्वेश्चन दिया गया ना, सारा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आ जाएंगे मूल भौतिक राशियाँ। ठीक है, ये मूल भौतिक राशि कितना होती है, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें तो 6 दिया, 7 होता है हमको लगता है। तो चलिए, समय का मात्रा क्या होता है, सेकेंड होता है। द्रव्यमान की मात्रा कितना होता है, किलोग्राम। पदार्थ की मात्रा मोल, लंबाई की मात्रा मीटर, और ज्योति तीव्रता का मात्रा कैंडेला या ल्यूमेन या स्टेरेडियन। ये आपको पता होना चाहिए, जो तीनों नाम या करके दिया गया, और यहाँ पे इसका प्रतीक चिन्ह दिया गया, सिंबल दिया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे लिखा है ताप, टेम्परेचर का मात्रा क्या होता है, केल्विन होता है, जिसका सिंबल क्या होता है, के होता है। फिर आप नीचे आएंगे, जितना भी क्वेश्चन है आपको 2-3 बार इस वीडियो को देखना है, और दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, मुझे भी पता चले कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, लड़के देख रहे हैं, तो मुझे और वीडियो बनाने में भी मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं भी बनाऊंगा। देखिए, किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है, किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव किससे मापा जाता है, तो EEG, ये शॉर्ट नॉर्म भी आपको याद होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए, इलेक्ट्रो इंसीफेलोग्राम, ये भी यानी कि इलेक्ट्रो इंसीफेलोग्राम होता है। ठीक है, अब आ जाएंगे हम, मैनोमीटर का क्या उपयोग है,
तो तरल या गैसों का दाब मापने मैनोमीटर क्या करता है, तरल या गैस का दाब मापता है, ठीक है ना। आपको ऐसे आम बोलचाल भाषा में आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है ना। ये नहीं कि आपको किताबी भाषा, नहीं, अपने भाषा में याद करना है ताकि आपको कैसे समझ में आता है। अब यहाँ पे लिखा है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता जो होता है, ज्योति तीव्रता का मतलब क्या होता है, कैंडिला या ल्यूमिन या स्टेडी। अभी आप यहाँ पे पढ़े हैं ज्योति तीव्रता का, आपको यहाँ याद हो जाएगा तो वही टॉपिक बार बार तीव्रता रहा है। फिर आपको कह रहा है कार्य तथा ऊर्जा का मात्रा जूल होता है। मूल भौतिक राशि संख्या कितना होती है, 7 होती है, लेकिन यहाँ पे 6 दिया था, ठीक है ना। तो देखिए मूल राशि कितना 7 होती है, आप इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे लिखा है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रा क्या, वायुमंडलीय दाब का मात्रा क्या होता है, तो बार ऐसे पढ़ना है आपको। वायुमंडलीय दाब का मात्रा क्या होता है, तो बार होता है। डायरेक्ट आप ये पढ़ेंगे, वायुमंडलीय दाब का मात्रा क्या होता है, बार होता है, ठीक है। फिर आप आ जाएंगे एमकेएस। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक, एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड लिखा है तो थोड़ा मिस्टेक हो गया। एक अश्वशक्ति कितने के बराबर, तो 746 वाट के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ जो भी इसमें दिया गया है टॉपिक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना जानिए। तो चलिए अब आ जाएंगे अदिश राशि पे। अभी तक हम मूल भौतिक राशि से अदिश राशि पे आ गए हैं। अदिश राशि कौन कौन सी होती हैं और कौन सदिश राशि होती है और उनका मात्रक क्या होता है, विभिन्न मात्रक की जो भी चीज़ दिया गया है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब दिया गया है द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है, एक अदिश राशि है। आयतन क्या है, ये अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है। फिर कार्य भी एक अदिश राशि है, चाल भी एक अदिश राशि है। फिर दूरी भी एक अदिश राशि है, चलने भी क्या है, अदिश राशि। घनत्व भी क्या है, एक अदिश राशि है। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब वेग क्या है, सदिश राशि। संवेग क्या है, सदिश राशि। विद्युत तीव्रता सदिश राशि। कोणीय वेग सदिश राशि। उसी तरह विस्थापन भी वही है, बल भी वही है, त्वरण भी वही है, चुंबकीय भी क्या है, तीव्रता भी, चुंबकीय तीव्रता क्या है, दोनों क्या है, सदिश राशि है। मतलब ये चुंबकीय तीव्रता भी सदिश राशि है, ठीक है ना। एक फेदम बराबर 6 फीट होता है। 1 नैनोमीटर और 10⁻⁹ मीटर होता है, ठीक है ना। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है, ठीक है। 1 टेरामीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर होता है। एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है। एक डाप्सन बराबर क्या होता है, 10 माइक्रो होता है, ठीक है। अब आ जाएंगे हम प्रमुख भौतिक राशियाँ एवं उनके असाई मात्रक। ये जो एसआई मात्रक होते हैं, इसको एसआई का मात्रक का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ठीक है ना, मेरे ख्याल से। तो चलिए इसको हम लोग इसको याद करने की कोशिश करते हैं। एसआई बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर ma होता है, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान इंटू ए। तो द्रव्यमान को किससे प्रेजेंट करते हैं, तो m से प्रेजेंट करते हैं। तो m लिखेंगे, इसमें कुछ और भाषा ले, m इंटू ए त्वरण को a से प्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, या किग्रा पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मीटर से मीटर यहाँ पे कट जाता है, तो किग्रा पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे भी करके आप याद कर सकते हैं। फिर उसी तरह विद्युत चालकता का मात्रा क्या होता है, तो ओम इनवर्स होता है। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, नहीं, प्रतिरोध का तो ओम होता है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। अब विद्युत चालकता का ओम इनवर्स होता है। ये सब जितने हैं ना, सब आपको पता होना चाहिए। कोणीय संवेग किग्रा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसको कैसे पढ़ेंगे, किग्रा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब यहाँ पे धारा घनत्व इक्वल टू विद्युत धारा बाई क्षेत्रफल। धारा घनत्व इक्वल टू विद्युत धारा बाई क्षेत्रफल। धारा घनत्व इक्वल टू विद्युत धारा बाई क्षेत्रफल क्या होता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। फिर जड़त्व आघूर्ण का भी आपसे पूछा जा सकता है। जड़त्व आघूर्ण इक्वल टू क्या, द्रव्यमान इंटू परिभ्रमण त्रिज्या स्क्वायर। फिर आपसे प्लांक नियतांक, जो कि एच से प्रेजेंट करते हैं इसे। प्लांक नियतांक इक्वल टू होता है ऊर्जा बाई आवृत्ति। इसका जो सही मात्रक होता है जूल नियतांक होता है, जूल सेकेंड होता है प्लांक नियतांक का, यानी एच इक्वल टू जूल सेकेंड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। फिर आप आ जाएंगे पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का क्या होता है, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। बल या पृष्ठ की इकाई लंबाई। फिर शक्ति बराबर, यानी कि P बराबर W/T होता है, यानी कि जूल प्रति सेकेंड या वाट मीटर क्यूब, ठीक है। नहीं, जूल प्रति सेकेंड या वाट आप बता, मीटर क्यूब तो आयतन का हो जाएगा, ठीक है। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इनका तीनों का मात्रा मीटर ही होता है, इसलिए मीटर क्यूब होता है, ठीक है। त्वरण या मंदन, वेग परिवर्तन बाई समय, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। गति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, तो 1/2 mv स्क्वायर होता है, जो कि किग्रा मीटर पर सेकेंड या जूल हो सकता है, ठीक है। अब वेग प्रवणता का फॉर्मूला क्या होता है, वेग बाई दूरी होता है, यानी कि v/d होता है। इसका क्या हो जाएगा, किग्रा
प्रति सेकंड होता है, प्रति सेकंड होगा, ठीक है। अब श्यानता गुणांक जो है बल यानी कि F बाई ए इंटू भी होता है, यानी कि न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये गुप्त ऊष्मा का क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा बाई द्रव्यमान यानी कि जूल प्रति किग्रा। अब डायरेक्ट याद रखे रहेंगे, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किग्रा मीटर पर सेकंड, इसको याद रखेंगे स्थितिज ऊर्जा को, ठीक है। अब यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण जो दिया गया है, गुरुत्वीय त्वरण का क्या फार्मूला होता है, क्या ये लिखा है ऊंचाई, गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई इक्वल टू जूल, तो ये आपको पता ना। अब आ गया मापन, महत्वपूर्ण मापन उपकरण। ये जो उपकरण है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। ये लिखा है अल्टीमीटर, अल्टीमीटर से उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापी जाती है। फिर यहाँ पे बैरोमीटर से तो आपको पता है दाब मापा जाता है, अमीटर से विद्युत धारा, वर्नियर कैलिपर से क्या होता है, बेलनाकार वस्तुओं का व्यास और गहराई नापा जाता है, ठीक है। गायरोस्कोप से ये नहीं आ सकता है, इतना चांसेस नहीं है, तो हम आ जाए क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण है। फिर डायनोमीटर आ जाएंगे, इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने के डायनोमीटर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाएंगे फेदोमीटर, समुद्र की गहराई नापने में नापता है। गैलोनोमीटर क्या था, विद्युत धारा की प्रबलता नापता है ये, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे रेडियो पे, उसमें विकिरण मापने का अंतर यंत्र कौन सा है, तो रेडियो है, ठीक है। अब हाइड्रोफोन जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंगों को हाइड्रोफोन नापता है, ठीक है। अब यहाँ पे डेसी सेंटीमीटर पदार्थ की घनत्व नापता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आइडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता नापता है, ठीक है, ध्वनि की तीव्रता नापता है। जल के अंदर तीव्रता हाइड्रोफोन नापता है, आइडियोमीटर दूसरा कुछ है, ठीक है। आइडियोमीटर दिख रहा है, रुकिए हम आपको दिखाते हैं। आइडियोमीटर तो आपको दिख ही रहा होगा, ध्वनि की तीव्रता, हाँ आइडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता इसे नापते हैं, ठीक है ना। अब एनियोमीटर जो होता है वायु की गति और शक्ति मापने के, वायु गति और शक्ति मापने के अंदर। एरोमीटर जो होता है वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व। विद्युत धारा की प्रबलता गैलोनोमीटर यहाँ पर लिखा गया है। अब हम आएंगे, और भी इसमें मापन दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बोले ना आपके एग्जाम में 1-2 आ सकता है। अब सिस्मोग्राफ से आप जानते हैं कि भूकंप नापे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब यहाँ पे कैलोरीमीटर, उष्मा की मात्रा नापा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप आ जाएंगे यहाँ पर हाइग्रोमीटर। स्पीडोमीटर मतलब जानते हैं आप गतिमान वाहन की गति, यानी कि मोटरसाइकिल में जो स्पीडोमीटर लगा रहता है जो बताता है वेग, वही स्पीडोमीटर है, जो वहाँ पे दिखता है कितना मीटर चला है, वाहन की गति बताता है। फिर वहाँ पे मैग्नेटोमीटर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, ऐसे नाम से पता है, मैग्नेट करके आप याद कर सकते हैं। हाइग्रोमीटर मतलब वायुमंडलीय आर्द्रता। लेक्टो मतलब दही होता है, इतना करके आप याद कर लीजिए। फिर आप आ जाए यहाँ पे सेक्रोमीटर, यानी कि शर्करा की सांद्रता, सेक्रोमीटर सांद्रता। अब यहाँ पे आ जाएंगे आप स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है वो धमनियों में रुधिर के दाब को मापता है, यानी कि स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है रुधिर के दाब नापता है, ठीक है। आप आ जाएंगे यहाँ पे आडोमीटर, ओम मीटर मतलब विद्युत प्रतिरोध। लाउड स्पीकर तो पता है ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र है। और आडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी, जो बीच में से वाहन नहीं लगाता है ऐसे जैसे, वही क्या तीव्रता क्या करता है, दूरी नापता है। आप आ जाएंगे सिस्मोग्राफ तो आपको पता ही है कि ध्वनि भूकंपी तरंगों को तीव्रता मापता है। फिर आप आ जाएंगे इधर, अब इतना उसमें इंपॉर्टेंट है तो ये खत्म हो गया आपका। अब हम आ जाएंगे इधर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा पढ़, इस टॉपिक को 10-12 पढ़ लेते हैं। वीडियो लंबा हो जाए तो हम क्या करेंगे, लगभग 25 से 26 मिनट में इसको ख़त्म करेंगे। इसमें जितना भी टॉपिक सारा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, तो बल के बराबर होती है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने के कारण क्या होता है, तो अपकेंद्रीय बल के कारण क्या होता है, क्रीम और दूध से पृथक हो जाता है, ठीक है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में। कमानी तुल्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हुक नियम पे, कमानी तुल्य हुक नियम पे। जेट इंजन किस सिद्धांत पे, जेट इंजन किस पे काम करता है, किस सिद्धांत पे, तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है, प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की। प्रक्षेप्य गति की दीर्घतम प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी, तो 45 अंश के। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है, तो बल को। गति के प्रथम नियम को न्यूटन का प्रथम नियम किसको, तो बल को। गति के प्रथम नियम को अन्य किसी नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम क्या है, तो गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप आ जाए किस पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान
क्या कहलाता है? द्रव्यमान। संवेग और वेग का अनुपात क्या कहते हैं? यानी कि P/V को रेशियो क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। एक समान वृद्धि गति पर त्वरण होता है, एक समान रहता है, एक समान रहता है। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र A = V - U/T होता है। A त्वरण है, V अंतिम वेग है, U प्रारंभिक वेग, T समय अंतराल है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, क्योंकि आपको पता है घर्षण उस पर कम होता है। अंतरिक्ष में गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? वायु के घर्षण के कारण। उसमें वायु का घर्षण ज़्यादा होता है, इसीलिए क्या होता है कि इसमें आग लग जाता है। फिर यहाँ पे ग्रह, यहाँ पे कहाँ? ग्राही पिंडों की परिक्रमा गति में प्रभावी बल है अपकेंद्री बल। तेल से सतह भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का पृष्ठ होगा परवलयी होगा, परवलयी वक्राकार। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसकी उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? 4 गुना, 4 गुना लगाना होगा, ठीक है ना। अब गुरुत्वाकर्षण। चंद्रमा की सतह से पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है। चंद्रमा की सतह से पलायन वेग जो होता है पृथ्वी की सतह से अपेक्षा कम होता है। चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है, ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? तो ध्रुवों पर। पृथ्वी की सतह में किसी पिंड का भार का सर्वाधिक ध्रुवों पर। पृथ्वी किस स्थान पिंड का भार सबसे कम विषुवत रेखा पे होता है। फिर पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किमी पर सेकेंड होता है। इसको याद रखे रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किमी पर सेकेंड होता है। ये आपके एग्जाम में आएगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं? गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं है भाई। एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? तो अपकेंद्री बल के कारण। एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में, जो भी ग्रह है अपने ऑर्बिटर में चक्कर लगाते हैं, तो किसके बल के कारण वो उस ऑर्बिटर में चक्कर लगाते हैं? यही अपकेंद्री बल है भाई, इसको आप याद रखे रहेंगे। अब आएंगे हम ऊपर। देखिए इसमें जो भी टॉपिक लिखा गया है ना, सारा टॉपिक जो है ना छाँट के पब्लिश किया गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं चाह रहा। एक का 2 क्वेश्चन है जो मैं छोड़ रहा हूँ, बाकी किसी क्वेश्चन को नहीं छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा भारहीनता। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है। आपको सही बात है, आप लिफ्ट से ऊपर जाएंगे तो आपको क्या होगा? आपको थोड़ा भार वजन महसूस होगा। जब नीचे आएंगे तो आपको भार वजन कम महसूस होता है, ठीक है। ऐसा आप चेक कर सकते हैं जाके। यहाँ पे लिखा पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है, इसको याद रखे रहेंगे आप। फिर यहाँ पे लोलक जो है, लोलक की समय अवधि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की लंबाई पर। यदि किसी वस्तु पर ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। वस्तु का भार क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। फिर आप आ जाएंगे, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। फिर आप चक्रीय झूलों पर झूलते हैं। चक्रीय झूले झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? अपकेंद्री बल के कारण होता है, ठीक है। अपकेंद्री बल के कारण होता है। विभिन्न द्रव्यमान वाले 2 पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं, तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेगा, ठीक है। पदार्थों के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पे नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? वह समुद्र में कुछ ऊपर उठता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगते हैं? हवाई दाब में कमी होने के कारण होता है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। फिर यहाँ पे लिखा है पृष्ठ तनाव का क्या करना? अणुओं के मध्य संसंजक बल। पृष्ठ तनाव क्या कर? अणुओं के मध्य संसंजक बल संसंजक बल के कारण होता है ऐसा। कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? तो यही कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भरी हो गई हो, ठीक है।
फिर आप आते हैं तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। ठीक है, तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जो जल से कम होता है, इसीलिए उसमें क्या हो जाता है, फैल जाता है। यहाँ पे साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक होता है। ठीक है, वायुमंडलीय में बादलों का तैरना का क्या कारण है, उनके घनत्व तो क्या होते हैं, कम होते हैं, वायु के घनत्व से कम होते हैं। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया, आर्किमिडीज का सिद्धांत याद करें। ठीक है, ऐसे बोल करके अपने भाषा में आप याद करिएगा। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया था, घर्षण कम करने के लिए। ठीक है, अपकेंद्रीय बल जो होता है बाहर की तरफ, अभिकेंद्र बल अंदर की ओर। अपकेंद्रीय लगता है गलत लिखा गया है क्या स्टेटमेंट, इसको ध्यान नहीं दीजिए। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है, जल के पृष्ठ तनाव के कारण होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। वर्षा की जो बूंदें हैं क्यों होती है, जल के पृष्ठ तनाव के कारण होती है। ठीक है, अब ये लिखा है नदी के अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों है, समुद्र जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है। ठीक है ना, इसीलिए उसमें तैरना आसान है। इस वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव होगा, इस वस्तु की मात्रा अगर बदल देते हैं तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव होगा, वस्तु के घनत्व परिवर्तित रहेगा। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बढ़ जाएगा। ठीक है, पौधों की जड़ों से पर्णपाती की ओर जल चढ़ने का क्या कारण है, केशिकत्व कारण है। ठीक है, जल का अपेक्षित घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है, तो 4 सेल्सियस तापमान पर। ठीक है, अपेक्षित घनत्व किस पर, 4 सेल्सियस ताप पर। ठीक है, अब आज स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती में ऊपर चढ़ने के कारण केशिकत्व का गुण है। ठीक है, अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ का प्रत्यास्थता सर्वाधिक है, तो क्वार्टज का है। ठीक है, जल से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं, तो ये हो जाए पृष्ठ तनाव के कारण। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है, स्टील रबर की अपेक्षा प्रत्यास्थ क्यों है, स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो प्राणोद बल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है, सयंता कारण होता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, केशिकत्व सिद्धांत पर। ठीक है, अब यहाँ पे जो खोज करता है, जो इन्वेंशन किए हैं, इनको थोड़ा हम देख लेंगे। यहाँ पे लिखा है गामा किरण की खोज किसने की थी, हेनरी बेकलर ने। ठीक है, और ये दृष्टि किरण का न्यूटन ने, दीर्घ रेडियो तरंगे का मार्कोनी ने, एक्स किरण का क्या होता है, रांटजन। ठीक है, और रक्त की विकिरण का विलियम हर्सले। ठीक है, विलियम हर्सेल इनका नाम है, विलियम हर्सेल। और रक्त विकिरण जितना इंपॉर्टेंट है सारा इंपॉर्टेंट है। पैराबैग्निक किरण का जोहान रिटर, लघु रेडियो तरंगे के हेनरिक हर्टज। ठीक है ना, तो आपको ये वीडियो देखने के बाद दोबारा देखना है। और मैं यहाँ पे लगभग इतना कवर करा दिया हूँ, लगभग मेरे लगता है 100 से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने कवर करा दिया है, 100 से ज़्यादा टॉपिक पॉइंट। अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। ठीक है, जल का पृष्ठ तनाव जो होता है क्या हो जाता है, घट जाता है। अब यहाँ पे तरंग गति, समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है, 1.013 × 10⁵ पास्कल होता है। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है, 1.013 × 10⁵ पास्कल के। ठीक है, तरंग गति, वेव स्पीड, दृश्य प्रकाश की तरंग दर कितनी होती है, तो 400 से 750 नैनोमीटर के मध्य होती है, इन्हीं के बीच में होती है। अब लिखा है बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को किसके द्वारा परावर्तित किया जाता है, तो आयन मंडल द्वारा। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है, तो एक्स किरण का। ठीक है, जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर अपने वाली विकिरण का तरंगदैर्घ्य कितनी है, तो 10⁻⁻7 मीटर होता है। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी है, तो अवरक्त तरंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कोबाल्ट 60 सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त क्यों होता है, गामा किरणों के कारण। ठीक है, परा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचालित की जाती है अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की अवस्थिति का पता लगाता है किस तरंग का उपयोग करता है, रेडियो तरंग। सिटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है, तो एक्स किरण का। ठीक है, सिटी स्कैन में किसका, एक्स किरण का। दूरसंचार के लिए माइक्रोवेव। ठीक है,
दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंगदैर्घ्य कहते हैं। दीर्घ रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस परत से परिवर्तित होती है? तो आयन मंडल से। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में अपना प्यार भरा बात बताइएगा और बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और एक लाइक दे देंगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। अगर एक लाइक दे देते हैं तो थोड़ा मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगा, ठीक है, मोटिवेशन भी मिलेगा। और आप कहेंगे तो इसमें का ये जो बाकी इधर जो टॉपिक बचे हैं, इन सारे टॉपिकों को मैं कवर करा दूँगा पार्ट 2 में लाके, ठीक है। इसमें क्या सारा टॉपिक मैं क्या कर दूँगा, कवर करा दूँगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और DMT क्लासेस को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ज़रूर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।